Hello students, this is Vijeta ma'am. Once again, welcome to all of you in 11th class history classes. Dear students, by the videos, we have completed the first chapter of our syllabus, and from today, I will start the second chapter of our syllabus. What's the name of second chapter, beta? The name of second chapter is Lekhan Kala or Shahri Jeevan, means writing script and सिटी लाइफ. ठीक है, तो राइटिंग एंड सिटी लाइफ. तो स्टूडेंट्स, लेखन कला और शहरी जीवन, बेटा राइटिंग एंड सिटी लाइफ. ठीक है, ये चैप्टर टोटली हमारा किस पे बेस है? मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन पे. मेसोपोटामिया मीन्स बेटा क्या है लिटरल मीनिंग? ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जिसमें हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ये सभ्यता आज का जो ईरान है बेटा वहाँ पर स्थित थी. आगे हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा. हड़प्पा सभ्यता क्या थी? इनकी समकालीन सभ्यता थी और वो भारतीय सभ्यता थी. ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम 12th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ते हैं बेटा. ये हम 11th क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं. ठीक है, तो इसमें जितने भी जैसे रोमन सभ्यता के बारे में, आदि मानव के बारे में, उसके साथ साथ मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, ये सारी जानकारी हम इस चैप्टर इस सिलेबस में पढ़ते हैं. तो शुरू करते हैं बेटा मेसोपोटामिया से. व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया? बेटा द लिटरल मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया मीन्स द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, मीन्स कि दो नदियों के बीच की भूमि. कौन कौन सी नदियाँ थी बेटा? इसको एक बार डिवाइड कर लेते हैं. जैसे मेसो प्लस पोटास या फिर पोटामिया. मेसो मीन्स क्या है? मिडिल, और पोटामिया मीन्स क्या है? नदियाँ, ज़मीन. ठीक है, धरती. दो नदियों के बीच की जो धरती है वो क्या कहलाती है? मेसोपोटामिया. दो नदियों के बीच का जो भाग है वो मेसोपोटामिया कहलाता है. आज का जो ईरान गणराज्य है, रिपब्लिक है बेटा, वहीं पर ये सभ्यता फली फूली थी. ठीक है, तो कौन कौन सी दो नदियाँ थी? वो दजला और फरात. उस समय इनके नाम क्या थे? दजला और फरात. और वर्तमान में एट प्रेजेंट क्या इनका प्रोनाउंसिएशन है? नेम क्या है इनके? दजला का नेम है बेटा टिग्रिस एंड फरात का नेम है यूफ्रेट्स. ठीक है, तो इट वॉज जॉइंट सिविलाइजेशन. क्या है? ये एक जॉइंट सिविलाइजेशन थी. ऐसा नहीं था कि ये एक मेसोपोटामिया एक सिंगल सिविलाइजेशन थी बेटा, ये जॉइंट सिविलाइजेशन थी. क्या इसका मतलब क्या है? कि इसका मीन्स ये है कि ये तीन सभ्यताओं का मिला हुआ रूप था. तीन सभ्यताओं का ये मिला हुआ रूप था. मेसोपोटामिया एक जॉइंट सिविलाइजेशन थी. कौन कौन सी सभ्यताओं से मिलकर ये बनी थी बेटा? इसमें सुमेरियन सिविलाइजेशन, बेबीलोन एंड एसीरियन. तीन एसीरियन या फिर जिसको अक्केडियन भी हम बोलते हैं. ठीक है, भारत से अगर हम जोग्राफिकल इसकी बात करते हैं, इसकी पोजीशन की, तो पहले क्या है हमारा? इंडिया. इंडिया के बाद में फिर पाकिस्तान, और पाकिस्तान से आगे हमारा क्या है? ईरान है. ठीक है, यहाँ पर यूफ्रेट्स और टिग्रिस नाम की जो नदियाँ हैं और इनके बीच की जो ज़मीन है वो किस नाम से जानी गई है? मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम से. ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी, मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी. इस सभ्यता का बेटा जो माना जाता है कि इसका बहुत बड़ी देन है इस सभ्यता की विश्व को. किस तरह से? कि इस सभ्यता ने गणित के क्षेत्र में, पंचांग के क्षेत्र में, खगोल विद्या के क्षेत्र में, एस्ट्रोलॉजिकल के क्षेत्र में बहुत सारी इन्होंने क्या ले ली थी? अचीवमेंट्स इन्होंने हासिल कर ली थी. अर्बन लाइफ की शुरुआत का जो क्रेडिट है वो इसी सभ्यता को जाता है. ये हमारा बेटा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इस चैप्टर का. ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी दी चैप्टर. लाइन बाय लाइन हम चैप्टर पढ़ते हुए क्या करेंगे? अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. तो बेटा अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी इकोनॉमिक लाइफ के लिए ये सभ्यता जानी जाती है. अब जितनी भी सभ्यताएं हैं, चाहे वो मिस्र की सभ्यता है, चाहे बेटा वो हड़प्पन सभ्यता है जिसे सिंधु घाटी नदी पर सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये एक क्वेश्चन उठता है बच्चों के दिमाग में कि जितनी भी सभ्यताएं हैं, प्राचीन सभ्यताएं, वो सभी नदी घाटी यानी रिवर सिस्टम में ही क्यों डेवलप होती है? तो बेटा उसका एक मेजर रीज़न है. देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आदि मानव के आवास के बारे में, कि वो क्या कहाँ रहते थे? वो जंगलों में रहा करते थे. धीरे धीरे उन्होंने गुफाओं को, जो नेचुरल वे में बनी हुई गुफाएं थी बेटा, उनको क्या कर लिया? अपना उन्होंने रेजिडेंट बना लिया. वहाँ वो धीरे धीरे रहने लगे. लेकिन इसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे मनुष्य नदियों के किनारों तक पहुंच गया, क्योंकि वहाँ पे पानी की पूरी क्या थी?
फैसिलिटी अवेलेबल थी, पूरा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थी। मनुष्य ने नवपाषाण काल में न्यूलिथिक एज में ही खेती करना भी सीख लिया था, और अब उस एग्रीकल्चर के लिए उसको किसकी ज़रूरत थी? पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, तो उसने कहाँ बसना शुरू कर दिया? धीरे धीरे उसने ऐसी स्थायी जगहों पे बसना शुरू कर दिया जहाँ पे उसको पानी पूरी तरह से मिल सके। अब उसने गुफाओं को छोड़ करके क्या किया? एक तो उसका जो दिमाग था वो बहुत विकसित, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा किस तरह से फिजिकल फीचर्स में डेवलपमेंट हुआ मनुष्य के दिमाग में। अब मनुष्य होमोसेपियन यानी सोचने समझने की जो क्षमता थी, उसकी तर्कशीलता वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी। तो उसने दिमाग लगाया कि अब मुझे नदी रिवर सिस्टम के पास में जाकर के परमानेंट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब खेती भी करना सीख लिया, अनाज उगाने के लिए पानी की ज़रूरत है। तो उसने क्या किया? मानव ने रिवर सिस्टम के पास जाकर के निवास करना शुरू कर लिया, और धीरे धीरे जो नदियों से मिलने वाली गीली मिट्टी थी उसका यूज़ करके उसने क्या करना शुरू कर दिया? अपने घर बनाने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं था उसके पास में, तो वो इस मिट्टी को दूसरी जगह पे नहीं ले जा पाता था। इसीलिए जहाँ इसकी अवेलेबिलिटी होती थी बेटा, वहीं पर इसने क्या करना शुरू कर दिया? नदियों के आसपास ही अपने घर बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, अब इन नदी घाटियों में उसने अपना रहना शुरू कर दिया, आवास बनाने शुरू कर दिए। नए नए विचार, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जैसे जैसे सोचने समझने की शक्ति बढ़ी, मनुष्य में नए नए विचार, नए नए आइडियाज़, युक्ति जिनको कहते हैं, नई नई टेक्निक्स उसके दिमाग में लगानी शुरू कर दी। कृषि का तो डेवलपमेंट पहले ही मैंने आपको बताया न्यूलिथिक एज से ही हो चुका था। अब इरिगेशन के लिए वाटर प्रॉपर रिवर सिस्टम से मिल रहा था, नदियों से मिल रहा था, तो कृषि बहुत अच्छे से फलना फूलना शुरू हो गई थी। साथ ही साथ न्यूलिथिक एज में ही हमें पता चलता है कि मनुष्य ने जो था सबसे पहले किसको? डॉग को, कुत्ते को पालना यहाँ पे शुरू किया था, और धीरे धीरे उसने पशुपालन बहुत अच्छे से शुरू कर दिया। अब उसको समझ आने लगा था कि इन पशुओं से वो अपनी दूध की ज़रूरत साथ ही साथ मीट की रिक्वायरमेंट वो सारी वो फुलफिल करने लगा था। ठीक है, तो पशुपालन के लिए अब इन रिवर सिस्टम में बेटा पशुपालन के लिए बहुत अच्छे से पशुओं को चारा चाहिए, पशुओं को जल चाहिए, वो सारी फैसिलिटी यहाँ इन नदी तंत्र में उपस्थित थी, अवेलेबल थी। ठीक है इस तरह से जो जीविका साधन थे वो कंटिन्यू क्या आते चले गए, बढ़ते चले गए। प्रॉपर भोजन, प्रॉपर सारी जहाँ पे रहने के लिए आवास, जल, सारी जीवन के लिए जितनी भी आधारभूत ज़रूरतें थी वो पूरी होनी शुरू हो गई। अब उसकी वजह से क्या हुआ बेटा? निरंतर पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, फूड अवेलेबिलिटी प्रॉपर होने लगी, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती गई। अब जब पॉपुलेशन बढ़ती गई तो छोटी छोटी जगहों से छोटे छोटे जो एक तरह से सेटलमेंट्स थे वो एक बिग सेटलमेंट्स में कन्वर्ट होते चले गए, और धीरे धीरे ये सभ्यताएं बढ़ती चली गई। तो इसीलिए जितनी भी हमारी प्राचीन सभ्यताएं थी वो बेटा किस में इनका डेवलपमेंट हुआ? इनका डेवलपमेंट होता है रिवर सिस्टम में। ठीक है, फिर से एक बार ये जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी इसका भी कहाँ पे डेवलपमेंट होता है बेटा? रिवर सिस्टम में ही होता है। कौन कौन सी रिवर्स में होता है? टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, और हिंदी में इसको यानी उस समय इसको दजला फरात कहा जाता है। बेटा ये जो सिविलाइजेशन थी इट वाज अ वेरी प्रॉस्पेरस सिविलाइजेशन थी, बहुत अच्छी इकोनॉमिक लाइफ थी, अर्बन लाइफ बहुत अच्छी थी इनकी। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि इनकी जो लेखन प्रणाली थी, इनकी जो सिटी थी, इनकी जो राइटिंग थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है, क्योंकि बहुत एक वास्ट एंड लिटरेचर कल्चर इनका हमें मिला है, रिच कल्चर, रिच लिटरेचर इनका जो हमें अवेलेबल होता है। साथ ही साथ हमें पता चलता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की तरह इनके केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ही हमें इनकी जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि इनकी जो स्क्रिप्ट है बेटा वो पढ़ी जा चुकी है, दैट इज दैट्स वो पढ़ी जा चुकी है, इसीलिए इस सभ्यता के बारे में सारी जानकारी हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है जो इनके सोर्सेज अवेलेबल हुए कि 2000 BC तक ये सभ्यता नॉर्दर्न सीरिया तक फैल गई थी, और इसी का रिजल्ट था कि जो इनके लिटरेचर था बेटा वो कहाँ तक, मेसोपोटामिया की जो लिपि थी, स्क्रिप्ट थी, उनकी जो लैंग्वेज थी वो इवन कहाँ भी पढ़े, मिस्र के जो इजिप्ट के जो फराव थे, फराव कौन? मिस्र में राजाओं को क्या कहा जाता था? फराव कहा जाता था, जिनके पिरामिड्स भी मिले हुए हैं। वो पिरामिड किसके हैं? पिरामिड एक तरह से शवगाह हैं किसके? वहाँ के राजाओं के। ठीक है तो बेटा इस तरह से हमें पता चलता है कि मिस्र के राजाओं तक भी इनकी जो स्क्रिप्ट थी, इनकी जो राइटिंग थी वो चली गई थी। ठीक है,
अब हम आगे इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बेटा कि व्हाट वाज द कनेक्शन, इंटरकनेक्शन बिटवीन द राइटिंग एंड द अर्बन लाइफ ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, सो इट वाज इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. In next video we will study the complete content. Till then keep continue your study. Have a nice day. Thank you.